हेलो एवरीवन, मैं महेश कुमार। न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसका नाम है राष्ट्रवाद। अर्थात हम लोग आज राष्ट्रवाद के संबंध में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। यह जीएस का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो हेडिंग आपका है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले समझें कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भी देश के नागरिकों में एकता की भावना पैदा करता है। तो राष्ट्रवाद भारत में उत्पत्ति नहीं हुई राष्ट्रवाद का। वर्ल्ड में सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है और इसमें जो तेजी आती है, तीव्रता आती है, फ्रांस के क्रांति के बाद आती है और धीरे 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 पूरे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था कि यूरोप की राजनीतिक संरचना में भी चेंजिंग आया और वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल संरचना था, स्ट्रक्चर था, उसमें चेंजिंग आया। और इसी क्रम में भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यदि आपको पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। और इसके संबंध में दो थ्योरी है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संबंध। एक पाश्चात्य विचारक का है, एक नॉर्मल थॉट आपका है। तो यहाँ पर हम लोग पीटी के लिए देख रहे हैं। तो पाश्चात्य विचारक का क्या है थॉट था। तो पाश्चात्य विचारक का सिंपल में चर्चा करते हैं। मेंस का जो स्पेशल क्लासेस पढ़ लेंगे तो सारा विचारधारा पर बात करेंगे हम। तो सिंपल उसका कहना था कि जो ब्रिटिश एक्शन था उसके रिएक्शन में इसका उत्पत्ति होता है। अर्थात न्यूटन का जो लॉ, थर्ड लॉ जानते होइएगा, उसी तरह से इसको कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह का नीति अपनाया था उसी के प्रतिक्रिया में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। लेकिन इस तरह की बातें नहीं थी। तो हम लोग उस विचारधारा के विमर्श में नहीं जाएंगे, सीधे समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन किन कारणों से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीति है, अर्थात भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। अर्थात चाहे व्यापारिक नीति हो, चाहे कृषक नीति हो, चाहे अन्य प्रकार की नीतियाँ हो, उनसे भारतीयों का शोषण हुआ। और दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि भारत की दरिद्रता है या गरीबी है उसका जो मुख्य कारण है ब्रिटिश शासन है। और ब्रिटिश शासन के अंत के बिना भारत में समृद्धि नहीं आएगी, भारत विकास नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति। दूसरा जो कारण आपका है राजनीतिक एकीकरण है। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन करने के लिए एक ही तरह की राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को स्थापित किया। इस प्रकार से जब भारत एक राजनीतिक इकाई हो गया और कहा जाता था इटली और जर्मनी की तरह ही कि भारत, सीले का कहना है, जो पाश्चात्य जो विचारक है, सीले का कहना है कि भारत एक भौगोलिक इकाई है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है तो जिस तरह से नेपोलियन ने इटली, जर्मनी में किया था, राजनीतिक एकीकरण किया था, उसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारत को राजनीतिक रूप से एक कर दिया। और ज्यों ही राजनीतिक रूप से एक कर दिया तो इनडायरेक्ट में एक तरह से भारतीयों में यह राष्ट्रवाद के उदय की नींव पड़ जाती है। जो अगला कारण आपका है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या है कि पहले आप देखे होइएगा, प्राचीन काल हो, मध्यकालीन भारत हो, तो सभी जगह भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तो सभी जगह की अलग अलग कानून लागू था। तो इससे बहुत सारी समस्या पैदा होती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जब भारत पर शासन स्थापित किया तो भारत में एक ही तरह का सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, एक ही तरह का कानून व्यवस्था लागू किया। इसके कारण क्या हुआ कि लोग एक ही प्रशासन के अंतर्गत आ गए।
और सभी लोग अपने को एक ब्रिटिश नागरिक मानने लगे। और इसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कि भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें अब पलवित होने लगी, अर्थात पृष्ठभूमि बनना शुरू हो गया। जो अगला कारण आपका है परिवहन। अगला कारण आपका परिवहन है। परिवहन का विकास होना, अर्थात परिवहन चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे मध्यकाल में हो, चाहे आधुनिक काल में या वर्तमान में हो, परिवहन मान ली आने जाने को सुगम बनाता है, आसान बनाता है। आज यदि जिस तरह से परिवहन के साधन का विकास हुआ है तो आज हम लोग वर्ल्ड के एक छोर से दूसरे छोर में जा सकते हैं, तो उसी तरह से उस काल के भारत में परिवहन का साधन का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण लोग एक दूसरे क्षेत्र के लोग आपस में मिलने जुलने में उनको परेशानी होती थी। लेकिन जो ही ब्रिटिश सरकार अपने हित में जो परिवहन के साधन का विकास भी किया, वो अपने लिए किया था, न कि आपके लिए। जब परिवहन का साधन का विकास किया, सड़कें बनाई, बंदरगाह बनवाया, रेलवे चलाई, ये सब वह अपने हित के लिए किया था। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और भारतीय एक उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण मतलब जो भी सभी दिशाओं के लोगों को मिलने जुलने में आसानी होना शुरू हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि संपर्क बढ़ा तो जो समान समस्या था उस पर सोचना विचारना शुरू कर दिया और इसके कारण भी राष्ट्रवाद की उदय होती है। आगे चल कर के संचार के साधन का भी विकास होता है, जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है। इन साधनों ने भी भारतीयों को जोड़ने का कार्य किया और इस तरह से राष्ट्रवाद का विकास होते रहा। आगे चल कर के ब्रिटिश सरकार ने जो प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को लागू किया। आप ये जानते होंगे कि मध्यकाल में चाहे तुर्की शासनकाल में हो या मुगल काल में हो, प्रशासन की भाषा फारसी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की भाषा के रूप में अंग्रेजी को लागू किया क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा जानता था। लेकिन अंग्रेजी भाषा दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक तो इसके कारण मध्य वर्ग का उदय होता है। जब जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लिया उसके कारण भारत में मध्य वर्ग का उदय होता है और इन्हीं मध्य वर्गों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी इन्हीं मध्य वर्गों ने किया और भारत की स्वतंत्रता भी इन्हीं मध्य वर्गों ने दिलाया, सभी भारतीय नागरिकों के सहयोग से। तो पहला काम कि मध्य वर्ग का उदय हुआ। दूसरा क्या हुआ कि एक संपर्क भाषा के रूप में काम किया, अर्थात अब एक अंग्रेजी भाषा लागू होने से चाहे दक्षिण भारत के लोग हो, उत्तर भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हो, पश्चिमी भारत के लोग हो, वो अंग्रेजी में संवाद स्थापित कर सकते थे। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अगला आपका समाचार पत्र है, अर्थात ब्रिटिश शासनकाल में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया। फिर आगे चल कर के भारतीयों के द्वारा देसी समाचार पत्रों का संपादन किया जाने लगा और इस समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्य किया गया। इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय होता है। जैसे उस समय में इंडियन मिरर था, बंगाली था, केसरी था, मराठा, विभिन्न भाषाओं में निकाली जाती थी। यह जो समाचार पत्र था लोगों को जागरूक किया और राष्ट्रवाद से जोड़ने का कार्य किया। अगला जो कारण है वह पाश्चात्य विचारक का है। जब ब्रिटिश सरकार अपना शासन स्थापित किया तो भारतीयों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो कारण बतलाया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए ब्रिटिश सरकार का शासन जरूरी है। अर्थात अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने शासन की महत्ता को स्थापित करने के लिए उसने भारतीय संस्कृति था उसको निम्न बताया और उसने कहा कि ब्रिटिश शासन के नेतृत्व में ही, ब्रिटिश शासन के द्वारा ही एक पिछड़े हुए
संस्कृति के लोगों को एक विकासशील संस्कृति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब पाश्चात्य विचारक विलियम जोन्स है, मैक्स मुलर है, इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का प्रशंसा किया, तो इससे भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीय संस्कृति को निम्न संस्कृति कहा करते थे, हे दृष्टि से देखा करते थे। लेकिन जो ही इन विचारकों ने, पाश्चात्य विचारकों ने, वेस्टर्न स्कॉलर ने भारतीय संस्कृति का प्रशंसा किया, उससे भारतीयों में यह आत्मविश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हमारी संस्कृति ऊंचे है और हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आगे चल करके भारतीय सामाजिक सुधारकों के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, और यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीय संस्कृति में जो बुराइयां थी, आंतरिक बुराइयां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इसका जो इफेक्ट पड़ा कि भारतीयों में इसके कारण, इस सुधार आंदोलन के कारण आत्मविश्वास पैदा हुआ और इस तरह से राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुआ। आगे चल करके कुछ जो अंग्रेज अधिकारी थे, उसने कुछ ऐसा नीतियाँ अपनाई जिसके कारण भी राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख था लिटन था। लिटन ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाया जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत किया। जैसे आप जानते होंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, 1878 में लागू किया गया था, और इसके माध्यम से जो भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपती थी उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। और इस कानून के कारण अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपने को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया था, चेंज कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। आगे चल करके लिटन ने फिर से आर्म्स एक्ट 1879 में लागू किया। आर्म्स एक्ट लागू करने से यह हुआ कि जो भी भारतीय थे वह आर्म्स नहीं रख सकते थे, अर्थात निजी हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये 1879 आपका है, 1879 है, यही ईस्वी याद करके रखिएगा आप। अगला जो कार्य किया हुआ 1877 में, 1877 में, उस वर्ष क्या किया गया लिटन के द्वारा, जो ICS परीक्षा के लिए जो उम्र सीमा थी 21 वर्ष, उसको घटाकर भारत में 19 वर्ष कर दिया गया। अर्थात ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भारतीय ICS के परीक्षा में भाग ही नहीं ले सके। और इस तरह से लिटन ने जो प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया, जो रिएक्शनरी पॉलिसी अपनाया, उसने भी भारतीयों को प्रभावित किया और इन कानूनों ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई। जो अगला जो नीति था इल्बर्टविल, रिपन ने लाया था, और इसके माध्यम से जो न्यायिक व्यवस्था में असमानता थी, अर्थात भारतीय नागरिक सिर्फ भारतीय नागरिकों से संबंधित मुकदमा को सुनवाई कर सकता था, यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मुकदमा को सुनवाई सिर्फ यूरोपीय नागरिक करते थे। तो रिपन ने एक तरह से न्यायिक व्यवस्था में समानता को लागू करने का प्रयास किया था। इसके तहत रिपन ने इस बिल के माध्यम से यह प्रयास किया कि भारतीय नागरिक भी भारतीय जज भारतीय नागरिक के साथ साथ यूरोपीय नागरिकों से संबंधित भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, अर्थात न्यायिक व्यवस्था में समानता लाने का प्रयास किया। लेकिन यूरोपीय लोग संगठित हुए और इसका विरोध किया, और इसके कारण रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो भी भारतीय है, चाहे जिस पद पर हो या समान नागरिक हो, यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है, अर्थात
जो समानता का अधिकार था, जो यूरोपीय लोकतंत्र में जिस इक्वालिटी की बात की जाती थी, वह इक्वालिटी या समानता भारत में लागू नहीं है। साथ ही साथ इससे एक मैसेज यह भी गया, एक संदेश यह भी गया कि जिस तरह से यूरोपीय नागरिक भारत में संगठित होकर के जिस तरह से इल्बर्ट बिल का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा, तो यदि उसी तरह से भारतीय भी संगठित होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से इल्बर्ट बिल का भी इनडायरेक्ट में पॉजिटिव प्रभाव भारत पर पड़ा, भारतीय नागरिकों पर पड़ा, और इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय होती है। और राष्ट्रवाद का उदय होते ही इसका जो संगठन के स्तर पर पहला जो प्रभाव पड़ा वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है और इस तरह से 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर अगला वीडियो में लेकर के आएंगे कांग्रेस पूर्व का संगठन। और एक बार और रिकॉल करा दे रहे हैं कि न्यू मंथन क्लासेस अपने प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी टॉपिक है वह सभी टॉपिक पर वीडियो बना रही है, और उस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।